नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा, आपका होस्ट। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बात करने जा रहा हूं ये पहलगाम हमले के बीच में, जहां पे भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव की बातें आ रही हैं, उसी बीच में एक मोदी सरकार ने एक एकदम अलग से एक जो है पटाखा फोड़ दिया, उसे बम फोड़ दिया, जो भी कहें। वो था जातिगत जनगणना का। यानी अब मोदी सरकार भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है और वो जाति जनगणना देश में कराने कराने के लिए कमर कस चुकी है। कैसे क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन हाँ, सैद्धांतिक रूप से उन्होंने इस पे हामी भर दी है। अब जो बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी प्रधानमंत्री मोदी से पीएमओ में गए, और ये शायद पहला मौका है ऐसा कि संघ प्रमुख, कोई भी संघ प्रमुख प्रधानमंत्री के ऑफिस में गया हो किसी विषय पे बात करने के लिए। अब बात क्या हुई अंदर, ये तो उन दोनों को ही पता होगा, तीसरा किसी को पता नहीं हो सकता है। अगर होगा भी कभी पता चलेगा 10 20 50 साल बाद, कभी कोई संस्मरण आपने लिखेगा, किताब लिखेगा, तब पता लगेगा कि जो मोहन भागवत जी अगर पीएम मोदी से मिले थे जाके तो क्या बात हुई थी। कोई अदरवाइज तो अभी फिलहाल कोई ऐसी खबर आने की संभावना नहीं है। अब इसके बाद आता है कि जो चर्चा हो रही थी कि मोहन भागवत जी मिले हैं, तो इसका मतलब कि पाकिस्तान को लेके कोई बड़ा निर्णय आने वाला है या भाजपा के अध्यक्ष की चर्चा होने वाली। लेकिन इन दोनों से विपरीत जातिगत जनगणना पे प्रधानमंत्री मोदी का बयान आ गया, उनके गो हेड आ गई कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अब इसके बाद का क्या है, इसके बाद का सबसे बड़ा जो हुआ, फर्स्ट रिएक्शन क्या हुआ, एक तरफ राहुल गांधी जी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी, तीसरी तरफ अखिलेश यादव जी, तीनों लोगों ने अपने आप को शाबाशियां देनी शुरू कर दी कि उन्होंने सरकार को दबाव में ले लिया। सरकार दबाव में आ गई जातिगत जनगणना के, और उन्होंने उसकी घोषणा कर दी है। कांग्रेसी खुश इस बात से हैं कि राहुल गांधी जी का जो तुरुप का इक्का था वो चल गया, और वही तेजस्वी यादव जी अपने आप को नए जमाने का जो सामाजिक न्याय का मसीहा बनके अपने आप को ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो सरकार पे दबाव डाला, उसकी वजह से जातिगत जनगणना के लिए तैयार हो गए मोदी सरकार। यही हालत अखिलेश यादव जी की है। अब क्या इसके पीछे असल कारण क्या हो सकता है? क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के दबाव में करना पड़ा? एक दूसरा पक्ष और भी दूसरी बात कर रहा है कि पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके दबाव और उस पे कार्रवाई अभी तक जो 11 दिन 12 दिन हो चुके हैं उस पर नहीं हुई है, उसकी वजह से मोदी सरकार दबाव में है, और जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने जातिगत जनगणना को लेके आए हैं, जिससे जो चर्चा है, जो विमर्श है, वो पहलगाम से हटके वो जातिगत जनगणना में आ जाए। अब अगर मेरा विश्लेषण, मैं 30 साल से जो पत्रकारिता कर रहा हूं उसके अगर विश्लेषण करें, तो मुझे ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा सच्चाई के आसपास दिखती नहीं है। उसका कारण ये है कि जब जातिगत जनगणना आई, जब उन्होंने, मोदी जी ने उसकी घोषणा करी, तो उसके बाद 24 घंटे तक तो टीवी और अखबारों में और डिजिटल मीडिया में ये बात छाई रही, लेकिन उसके बाद वापस फिर पहलगाम पे पहुंच गए। अब अगर ये 24 घंटे का ही इसका जीवन था इस खबर का, तो इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार कभी भी ये काम नहीं करने वाली थी कि इतना बड़ा घोषणा सिर्फ 24 घंटे टीवी पे डिबेट बने। ऐसा नहीं हो सकता। नंबर दो, जो वो खुद मान रहे हैं, खुद उन्होंने समझ लिया है कि राहुल गांधी जी, कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है, कि उन्होंने सरकार को घेर लिया है, और जातिगत जनगणना पे एक सरकार पे दबाव बना के इन तीनों ने, जो इंडिया गठबंधन के जो मेन घटक दल है, उन तीनों ने दबाव बना के मोदी सरकार से घोषणा करा ली। अब ये अगले स्टेप की बात कर रहे हैं कि इसकी टाइमलाइन क्या है, कब तक ये इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। अभी तक हालांकि सरकार ने कुछ बताया नहीं है कि कैसे क्या होगा, लेकिन इतना मतलब सैद्धांतिक रूप से घोषणा कर दी गई है। अब ये दोनों मुझे बहुत ज्यादा
जो कारण है वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगते। मतलब इसको सुन के मुझे कोई बहुत ज़्यादा लगता नहीं कि राहुल गांधी के दबाव में हुआ है या पहलगांव से ध्यान भटकाने के लिए, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। अब हम इससे आते हैं जो अगले पॉइंट पे, वो इसको इलैबोरेट करने का है कि इससे फर्क क्या पड़ता है। आप अपने दृष्टिकोण से जरा इसको सोच के देखिए। आप वहां से जातिगत जनगणना को आप वहां से देख रहे हैं जहां आप खड़े हैं। अगर आप सवर्ण हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है। अगर आप पिछड़े हैं तो आप सोच रहे हैं कि ये सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। अगर आप दलित जाति से हैं तो आप ये सोच रहे हैं सरकार ने अच्छा कदम उठाया। लेकिन दलित, इसमें कुछ हद तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जातिगत जनगणना से दलित को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क अगर पड़ना है तो वो पिछड़ी जातियों को पड़ना है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो सवर्ण है वो कह रहा है गलत हुआ है, पिछड़ा कह रहा है बहुत अच्छा हुआ है, और दलित कह रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसी स्थिति में अगर हम सवर्ण की बात करें तो क्या सवर्ण, अगर जातिगत जनगणना होती है तो क्या वो बीजेपी को छोड़ के क्या किसी दूसरे दल के पास चला जाएगा? क्या वो कांग्रेस को वोट देने लगेगा? क्या वो समाजवादी पार्टी को वोट देने लगेगा? क्या वो आरजेडी को वोट देने लगेगा? नहीं, ये नहीं होगा। वो जिसका वोटर है वो उसी के पास रहेगा। अगर हम पिछड़ी जातियों की बात करें तो पिछड़ी जातियों में जिस तरह से, अगर हम यादवों की बात करें वो आरजेडी और समाजवादी पार्टी के पास है तो वो रहेगा, वो कहीं नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरी जाति, पिछड़ी जाति इस वजह से आरजेडी को वोट देने लगेगी या समाजवादी पार्टी को वोट देने लगेगी, ऐसा नहीं होने जा रहा है। उनका जो ट्रेडिशनल वोटर है, मुस्लिम प्लस यादव इज इक्वल टू समाजवादी पार्टी, मुस्लिम प्लस यादव इज इक्वल टू आरजेडी, यही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। दलितों की स्थिति में दोनों सिचुएशन में कोई फर्क नहीं आना, जो उनका चल रहा था वो चलता रहेगा। अब इसमें देखा जाए फर्क कहां आना है। फर्क आना है कि जातिगत जनगणना जो होगी वो मुसलमानों में भी होगी। जो एक रफ डेटा है, जो अभी तक जो जाति सर्वे हुआ है वो जो बताता है, उसमें वो बताता है कि जो नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं उसमें रफली जो मुसलमानों में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है कि करीब 18-19% जो है वो अशराफ है। अशराफ यानी जो मुसलमानों में जो अगड़ी जातियां हैं, जो जो जिसके पास, बेसिकली आप समझ लें जिसके पास पैसा है, जो रिच क्लास है, जो एफ्लुएंट क्लास है, वो 18 से 20% है। बाकी जो 80% है वो पसमंदा है, यानी कि वो पिछड़ी जातियों से आता है। अगर उसको भी आरक्षण की कैटेगरी में लाया जाएगा तो वहां पे दो चीजें होंगी। एक तो मुसलमानों में जो अभी वो, अगर हम एम वाई समीकरण की बात करते हैं तो एम में पसमंदा प्लस अशराफ नहीं है, वो पसमंदा और अशराफ दोनों है। तो वो एक फर्क हो सकता है कि जब कल को जातिगत जनगणना जब भी होगी, अगर होगी, जब भी होगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर होगी तो पसमंदा अलग जाएगा, अशराफ अलग जाएगा। अब उसमें एक सिचुएशन ये हो सकती है कि पसमंदा को बीजेपी या एनडीए बहुत दिनों से उस पर दाने डालने की कोशिश कर रहा है। अगर वो सफल हो गया तो हो सकता है पसमंदा का कुछ वर्ग बीजेपी के साथ आ जाए। अगर नहीं भी आता है तो वो हो सकता है समाजवादी पार्टी और आरजेडी से छिटक जाए, क्योंकि अगर जो मुसलमानों में अभी एक ही दृष्टिकोण से देखा जाता है कि वो मुसलमान है, कल को अगर उनमें भी हिंदुओं की तरह जातिगत जनगणना हो जाती है तो वो डिवीजन ना हो जाए, तो वो वोट हो सकता है वहां से छिटक जाए। अगर व्यक्तिगत रूप से आप, मैं ये बीच में एकदम से बात ला रहा हूं जो मुझे शुरू में बोलनी चाहिए थी, मैं व्यक्तिगत रूप से अगर मेरी राय पूछिएगा तो मैं जातिगत जनगणना के एकदम खिलाफ हूं। राजनीतिक लाभ चाहे जिसका हो रहा हो, चाहे वो बीजेपी का हो रहा है, कांग्रेस का हो रहा है, आरजेडी का हो रहा हो, सपा का हो रहा हो, किसी का भी हो रहा हो, मैं जातिगत जनगणना के सख्त खिलाफ हूं। आज हम जिस तरह से विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम विश्व गुरु होने की बात कर रहे हैं, और हम आज उसमें ये बंटवारा कौन तेली है, कौन सफाई कर्मचारी है, कौन चर्मकार है, इसमें हम जाना चाहते हैं।
किस मुश्किल से पिछले 50 सालों में हम जाति व्यवस्था से थोड़ा सा ऊपर उठे हैं। आज हम कहीं ना कहीं हिंदू होने की बात करने लगे हैं। ऐसी स्थिति में क्या हम फिर से दोबारा से उसी युग की तरफ जाना चाहते हैं कि जहां पे वही कि दलित जो है ब्राह्मण के घर में बैठ के पानी नहीं पी सकता? क्या हम उसी व्यवस्था में जाना चाहते हैं? अगर जाना चाहते हैं, अगर मोदी जी या सरकार ले जाना चाहती है तो अलग की बात है। कम से कम मुझे नहीं लगता कि वो ले जाना चाहता और ना मैं जाना चाहता हूं। मैं एक विकसित देश को देख रहा हूं। एक विजुअलाइजेशन जो है वो विकसित देश की है, एक विश्व गुरु बनने की है। उसमें ये जातिगत जनगणना या जाति के नाम पे विभाजन एकदम ठीक नहीं है। अगर जातिगत जनगणना सिर्फ इसलिए हो रही है कि हमारे पास कितनी जातियां, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, इसका हम एक विवेचना करनी है तो ठीक है। लेकिन अगर हमें जाति के नाम पे विभाजित समाज को करना है तो वो गलत है और उसका मैं विरोध करता हूं। और हमेशा ऐसा होता है, जब भी कोई अच्छी चीज आती है उसके साथ अपनी साथ बुराइयां साथ लेके आती है। जैसे एआई आया तो उसमें यह माना गया कि वो मनुष्यों का काम, जो आईटी प्रोफेशनल का काम आसान करेगा। हुआ क्या? उसके बाद वो फेक इमेजेस और फेक वीडियोस ये सब भी बनने लगे। तो कोई भी अच्छाई आती है तो अपने साथ बुराइयां लेके आती है। तो क्या जातिगत जब जनगणना होगी, उस अच्छाई के साथ अगर जो बुराइयां आएंगी, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब एक आता है कि इसमें फायदा किसका है? क्या बीजेपी को यह करके बहुत फायदा हो रहा है? एक फायदा जो, हालांकि इस मुद्दे में मैं राजनीति देखना नहीं चाहता हूं, मैं चाह के भी राजनीति नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं देखूं, अगर राजनीति ही देखने की कोशिश करूं तो इसमें मुझे सिर्फ एक फायदा दिख रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी के हाथ में और तेजस्वी यादव के हाथ में और अखिलेश सिंह जी के हाथ में जो एक खिलौना था जिसको तीनों लोग मिलकर खेल रहे थे, वो खिलौना छीन लिया है। इससे ज्यादा ना इसमें बीजेपी को कुछ लाभ हो रहा है, ना इसमें समाजवादी पार्टी को लाभ हो रहा है और ना आरजेडी को फायदा हो रहा है, क्योंकि जो जिसका वोटर है वो वहां रहेगा। इस जनगणना के बाद कोई वोटर नहीं स्विंग नहीं हो रहा है, कोई वोटर नहीं बदला जा रहा है। अब एक जो इसमें सबसे बड़ा जो है ट्रम्प कार्ड है वो ये है कि इसकी टाइमलाइन क्या है, इसका फ्रेमवर्क क्या है। जिस तरह की बातें हो रही हैं कि उसमें यह भी पूछा जाएगा कि आपके घर में कितना इंटरनेट है, कितना फ़ोन है, क्या आपकी आर्थिक स्थिति है। तो आज के भारत में अगर मेरे घर पे कोई अनजाना आदमी आके पूछता है कि मेरे पास गाड़ी कितनी है और मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है, मेरे पास फ़ोन कितने हैं, मेरी आर्थिक स्थिति क्या है, तो क्या मैं बताने जा रहा हूं? तो अगर वो डेटा आ ही नहीं रहा है तो जो भी डेटा आएगा वो मंडल कमीशन के डेटा की तरह ही होगा, अधकचरा। तो उससे हम हासिल क्या करने जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मेरा जो मानना है कि ये जो सारी एक्सरसाइज हुई है, हालांकि अभी ये बड़ा प्रीमेच्योर है, अभी 2 दिन ही हुए हैं, अभी ये बड़ा प्रीमेच्योर है कहना कि इसका ये है। अभी आप लोग भी देखिए, मैं भी देखता हूं, कमेंट्स में डालिए। अगर आपको कुछ ऐसी चीज दिखती है तो आप प्लीज उसको कमेंट्स में डालें, मैं उसको पढ़ूंगा, उस पर रिसर्च करूंगा, उस पर उसके बारे में लोगों से बात करूंगा, फिर से नया वीडियो लेके आऊंगा इस पर कि आप लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा है या नहीं, उस पर मैं विश्लेषण करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है अभी एक तो हम बहुत जल्दी बैठे हैं और इसमें जो सिर्फ है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी से नरेंद्र मोदी ने एक खिलौना छीन लिया है। तो जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आज सिर्फ इतना ही। बहुत जल्दी अगले एपिसोड के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।